हेलो दोस्तों, एसजी नॉवल वर्ल्ड में आप सबका स्वागत है। नेक्स्ट एपिसोड कंटिन्यू करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो चैनल को न तो लाइक करते हैं और न ही सब्सक्राइब करते हैं, इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है, ऐसे ही रोचक स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। स्टोरी देखने के बाद आप लोग जरूर बताएं कमेंट में स्टोरी कैसा लगा, ताकि हमको लगे कि आप लोगों को स्टोरी पसंद आ रही है कि नहीं। आइए अब एपिसोड कंटिन्यू करते हैं। एपिसोड 21 शिवशेखर की बटर हाउस में एंट्री। शिखा बाहर निकलकर चारों तरफ देखने लगी। कहीं शिवम न आ जाए, इसलिए वो डायरेक्ट नीचे चली गई। शिखा ने सब तरफ देखा, उसे वहां कोई नहीं दिखा। वो दबते पांव बाहर निकल गई। शाम हो चुका था, आसमान में अंधेरा छाने लगा था। बाहर हर तरफ बॉडीगार्ड थे। वो मेन गेट के पास आई तो देखा वहां भी दो बॉडीगार्ड खड़े थे। उन्हें देखे वो खुद से बोली, अबे यार, अब इन सब को कैसे हटाऊं मैं। बाय गॉड, चोरों वाली फीलिंग आ रही है मुझे। और मुझे पता भी नहीं है कि वो है कहाँ। तभी उसे थोड़ी दूरी पर शिवशेखर दिखे। उन्होंने उसे आंखों से कुछ इशारा किया, जिसे समझ शिखा ने ओके में अपना थम्स अप दिखाया। वो एक बॉडीगार्ड के पास जाकर बोली, एक्सक्यूज मी। उसने अपने जुबान पर इतना शहद घोलकर कहा कि उसके साथ साथ दूसरी तरफ खड़ा बॉडीगार्ड भी शिखा को देखने से खुद को रोक नहीं पाया। शिखा अपने बाल नजाकत से पीछे करते हुए बोली, आप प्लीज मेरा लॉकेट ढूंढ दोगे, यही कहीं गिर गया है। उसकी बातों में कुछ ऐसा जादू था कि दोनों बॉडीगार्ड को याद ही नहीं रहा कि शिखा तो यहाँ कार में बैठकर गुजरी थी, तो उसका लॉकेट वहां कैसे गिर सकता है भला। वही शिवशेखर उसे बिना किसी भाव के देख रहे थे। ये लड़की आपकी सोच से भी नेक्स्ट लेवल की है। आवाज सुन शिवशेखर ने अपने बगल में खड़े उस परछाई को देखा जो उस दिन कोर्ट के बाहर शिवम से मिला था, पर अभी उसकी उम्र लगभग 52-53 के आसपास लग रही थी। दिखने में वो भी बहुत हैंडसम लग रहा था। शिवशेखर उसे एक नजर देख फिर सामने शिखा को देखते हुए बोला, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। उसकी आवाज सुन वो परछाई अपना मुंह खोले उसे देखते हुए बोला, बॉस आप ऐसा कैसे बोल सकते हो। देखो मैं आपके लिए कितना लॉयल हूँ, मरने के बाद भी आपके लिए काम कर रहा हूँ, और एक आप हो अब भी मुझसे पहले की तरह ही खड़ूस होकर बात कर रहे हो। पक्का छोटे बॉस में ये गुण आपसे ही गया है, वो भी आप जैसे खड़ूस। शिवशेखर ने उसे घूर कर देखा तो वो अपनी बात बदलते हुए बोला, मेरा मतलब, मैं तो बस आपको ये बताने आया था कि छोटे बॉस ने बहुरानी की इंफॉर्मेशन निकालने के लिए मेरे सुपुत्र से कहा था, पर मैंने उस पेपर से बहुरानी भूतों को देख सकती है ऐसी अफवाह है, ये बात मिटा दी थी। उसने खत पर प्राउड करते हुए कहा। शिवशेखर बोले, तुम जिंदा में ही ठीक थे, मरने के बाद बहुत बोलने लगे हो। लगता है मेरा डर तुम्हारे अंदर से खत्म होने लगा है। उन्होंने जैसे ही ये बात बोली वो परछाई यानी राजेश जल्दी से बोला, नहीं नहीं बॉस, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैं तो बस। जाओ यहाँ से, शिवशेखर ने कहा तो राजेश पलक झपकते ही वहां से फुर हो गया। दोनों बॉडीगार्ड शिखा को देखते हुए बोले, ओके मैम, हम ढूंढते हैं। दोनों इधर उधर लॉकेट ढूंढने लगे। जब शिखा ने देखा कि दोनों बॉडीगार्ड का ध्यान उस पर नहीं है, तो वो जल्दी से गेट के आसपास के एरिया को अपने आंखों से स्कैन करने लगी। गेट के दोनों पिरल के पास एक एक अशोक का पेड़ लगा था। शिखा बिना देरी किए एक पेड़ के जड़ को देखने लगी। जड़ के पास एक गमला रखा था जिसमें छोटे छोटे सॉफ्ट प्लांट लगे थे। उसने जल्दी से गमले को हटाकर उसके नीचे की मिट्टी अपने हाथ से हटाया। वहां जमीन के नीचे लाल कपड़े की एक छोटी सी गठरी दबी थी, जिसे शिखा ने निकाल कर गेट के दूसरे तरफ फेंक दिया। उसने वहां की मिट्टी को ठीक कर वापस गलम को अपनी जगह पर रख दिया। वो फटाफट दूसरी तरफ गई, वहां पर भी दबी लाल गठरी को उठाकर दूसरी तरफ फेंक दिया और वापस गमले को अपनी जगह रख वाटरफॉल में हाथ धोने लगी। तभी एक बॉडीगार्ड आकर बोला, मैडम हमने हर तरफ ढूंढा पर हमें कहीं भी आपका लॉकेट नहीं मिला। शिखा मुस्कुराते हुए बोली, कोई बात नहीं भैया, मुझे मेरा लॉकेट मिल चुका है। थैंक यू सो मच मेरी हेल्प करने के लिए। अब आपको जाना चाहिए, वरना आपके खड़ूस बॉस देख लेंगे तो पता ही है वो क्या करेंगे। उसने उसे डराते हुए कहा ताकि बॉडीगार्ड उससे और कुछ न पूछे। उसकी बात सुन वो बॉडीगार्ड जल्दी से गेट के पास अपनी जगह पर जाकर खड़ा हो गया।
वो उसे इस तरह देख हंसते हुए पीछे पलटी तो उसकी हंसी तुरंत गायब हो गई। उसके ठीक पीछे शिवम की माँ खड़ी थी, जो शिखा को गौर से देख रही थी। उन्होंने जैसे ही कुछ बोलने के लिए अपना मुंह खोला, पीछे से आवाज आई, तुम यहाँ क्या कर रही हो? शिवम उसे ढूंढते हुए बाहर चला आया था। उसने अपनी माँ पर ध्यान नहीं दिया था, पर जैसे ही उसकी नजर अपनी माँ पर गई, उसके भाव एकदम से बदल गए। वो बिना किसी भाव के शिखा का हाथ पकड़ कर बोला, चलो अंदर, मुझे बात करनी है तुमसे। वो उसे वहां से अंदर ले जाने लगा। शिखा ने पीछे मुड़कर एक बार उसकी माँ को देखा, जिसने अपना सिर नीचे झुका लिया था। उसने फिर वहां देखा जहां शिवशेखर थोड़ी देर पहले खड़े थे, पर अब वो वहां कहीं भी दिखाई नहीं दे रहे थे। दोनों के अंदर जाते ही वहां का मौसम बदलने लगा। तेज हवाएं चलने लगी, जिसमें धूल ही धूल था। शिवम की माँ ने आसमान में आए चांद को देखकर कहा, और कब तक मुझे मेरे बेटे से दूर रहना पड़ेगा? कब उसकी जुबान से मैं फिर से माँ सुनूंगी? उनके आंखों में आंसुओं ने जगह बना ली, जिस वजह से उन्हें कुछ ठीक से दिखाई नहीं पड़ने लगा। उन्होंने नम आंखों से सामने देखा तो उन्हें गेट से शिवशेखर आते हुए देखे, जिसे देख उनकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई और चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान आ गई। शिव, उन्होंने कहा। पर तभी उनके आंखों में धूल चला गया, जिसके कारण उनकी आंखें अपने आप बंद हो गई। उन्होंने जल्दी से अपनी आंखें साफ कर फिर से खोली तो उसे वहां कोई नहीं दिखा। वो फीकी मुस्कुराहट लिए बोली, अब तो खुली आंखों से आप दिखने लगे हो शिव। इसी के साथ उनके आंखों से एक कतरा आंसू गिर पड़ा। वो अपने आंसू साफ करते हुए अंदर चली गई। अंके जाते ही वहां शिवशेखर आकर खड़े हो गए। उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, पर उनकी काली आंखें लाल हो चुकी थी, जो नम थी। 15 साल बाद तुम्हें देख रहा हूँ, अब भी चेहरे पर तुम्हारी वही नूर है मेरी वसु, पर आंखों में ये आंसू जिसकी वजह मैं हूँ, अब उस वजह को मिटाने का समय आ चुका है। जिन्होंने मुझे मेरे अपनों से दूर किया है, अब उन्हें उनके किए की सजा मैं खुद दूंगा। उनकी आवाज में गुस्सा आ चुका था, जो किसी की बर्बादी लाने वाला था। एपिसोड 22 चल बेसाले। रूम में आते ही शिवम ने शिखा का हाथ छोड़ दिया और जाकर सोफे पर बैठ फिर से अपना काम करने लगा। शिखा को उसका बिहेवियर थोड़ा अजीब लगा, पर उसने उससे अभी कुछ नहीं कहा और जाकर बेड पर बैठकर अपना मोबाइल यूज करने लगी। थोड़ी देर बाद दोनों का खाना उनके रूम आया। शिखा जल्दी से वॉशरूम से हाथ धोकर आई। वो शिवम के बगल में बैठकर बोली, चलो भी काम बाद में कर लेना, अभी खाना खा लो, सुबह से कुछ नहीं खाया है। अपनी बात बोल शिखा एक प्लेट में खाना निकालने लगी। उसकी बात सुन शिवम के चेहरे पर न दिखने वाली स्माइल आ गई। वो अपनी खुशी उससे छिपाते हुए बोला, तुम्हें पता है कि मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया है, इसका मतलब तुम मुझे नोटिस कर रही थी? उसने अपना लैपटॉप साइड में रख दिया और शिखा के हाथ से प्लेट लेने को हाथ आगे बढ़ाया की। शिखा अपना प्लेट पीछे करते हुए बोली, तुम मेरा खाना क्यों ले रहे हो, अपना परोस लो ना। शिवम उसे प्यार से देखते हुए बोला, तुमने ये खाना मेरे लिए ही परोसा है ना, अभी तुमने ही तो कहा मुझे खाना खाने को। चलो छोड़ो भी दो, मुझे भी बहुत भूख लगी है। चल बे साले, दिन में सपने देख रहा है क्या तू? मैंने सिर्फ खाने को बोला था, मेरा ही खाना खा लो, ऐसा तो नहीं बोला। सुबह से जाकर अब नसीब हो रहा है खाना और उसे भी मुझसे छीनने आ गए तुम बेवकूफ इंसान। शिखा ने मुंह बनाकर अपनी बात कही और सोफे पर ही आलथी पालथी करके बैठ गई। उसने शिवम को पूरी तरह इग्नोर किया और अपना खाना खाने लगी। शिवम बेचारा अपना मुंह खोले उसे देखता रह गया। उसके हाथ अब भी हवा में ही रह गए थे। उसके कानों में शिखा की पहली लाइन गूंज रही थी, चल बे साले, दिन में सपने देख रहा है तू। शिखा खाते हुए बोली, अपना मुंह बंद करो, वैसे तो मक्खी भी तुमसे डर कर भाग जाएगी, तुम्हारे मुंह में घुसने से अच्छा है वो बाहर ही कहीं आत्महत्या कर ले। शिवम जल्दी से अपना मुंह बंद कर अपने हाथ को नीचे कर बोला, वो तुम ये किस लैंग्वेज में बात कर रही हो मुझसे? हॉस्पिटल में कम से कम थोड़ी ही सही पर इज्जत से ही बोला करती थी, तो अब क्या हो गया है तुम्हें? शिखा उसे घूरते हुए बोली, हॉस्पिटल में तुम मेरे पेशेंट थे और अब तुम्हारा पति हूँ, शिवम ने झट से कहा। शिखा उसे अपने खतरनाक नजरों से देखते हुए बोली, पति हो तुम मेरे? ऐसा पति कौन होता है जिसे अपनी पत्नी का ख्याल ही नहीं है? एक बार खाना खिलाकर दिन भर के लिए छोड़ दिया है उसे।
एक बार पूछना भी जरूरी नहीं समझा कि भूख लगी है कि नहीं, तुम्हें कुछ खाना है क्या तुम्हें? शिखा छोटे बच्चे की तरह उससे शिकायत करते हुए बोली। शिवम को अभी वो बहुत प्यारी लग रही थी। उसे इस बात की सबसे ज्यादा खुशी थी कि उसने उसे अपना पति कहा, पर उसकी खुशियों पर ब्रेक लगाते हुए शिखा बोली, वैसे तुम सिर्फ 6 महीने के लिए मेरे पति हो, वो भी सिर्फ कहने के लिए। सच में खुद को मेरा पति वती मत समझने लगना तुम। शिवम का मुंह बन गया उसकी बात सुनकर, पर फिर भी वो खुद को नॉर्मल दिखाते हुए बोला, हाँ मुझे कोई शौक भी नहीं है तुम्हारा पति बनने का, बहुत सारी लड़कियां हैं जो मेरे पीछे पागल है। हाँ बेचारी पागल है इसलिए तो वो सब तुम्हारे पीछे है, शिखा ने खाते हुए उसका मजाक उड़ाते हुए कहा। शिवम के पास अब शब्द नहीं थे उससे बहस करने के लिए। वो हार कर चुपचाप अपना खाना प्लेट में लेकर खाने लगा। थोड़ी देर में वो फिर से बोला, वैसे तुम्हें मुझसे थोड़ी इज्जत से बात करनी होगी, किसी को हमारी सच्चाई मालूम नहीं चलनी चाहिए। ओके, पर सिर्फ लोगों के सामने अब तुम मुझे पैसे दे रहे हो तो मैं इतनी कोशिश तो कर ही सकती हूँ न, तुम्हारे लिए, शिखा ने कहा। शिवम ने उससे कुछ नहीं कहा, वो होले से मुस्कुराया और अपना डिनर करने लगा। शिखा प्लेट टेबल पर रख हाथ धोने वॉशरूम गई। तभी उसके मोबाइल रिंग करने लगी। शिवम ने टाइम देखा तो रात के 9 बजने को थे। वो खुद से बोला, इतनी रात को कौन कॉल कर रहा है इसे, मैं भी तो देखूं कौन है वो। सोफे से उठकर धीमे कदमों से बेड के पास जाने लगा, पर उससे पहले कि वो फ्लैश हो रहे नाम को देख पाता उसके कानों में डोर अनलॉक होने की आवाज गई। आवाज सुन उसके कदम वही अपने जगह पर जम गए। उसने सिर घुमाकर देखा कि शिखा वॉशरूम से बाहर आ रही हैं। जैसे ही उसकी नजर शिखा पर पड़ी उसके दिमाग में शिखा का वायलेंस रूप आया। शिखा ने डोर क्लोज कर पीछे पलटी तो देखा शिवम सोफे पर आराम से बैठा उसे देख अपनी बत्ती सी चमका रहा है। शिखा ने उसे इग्नोर किया और अपने मोबाइल को देखने लगी। मोबाइल देखते ही उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई, वो कॉल रिसीव करते हुए बालकनी में चली गई। उसके जाते ही शिवम सोफे पर पसर कर अपने सीने पर हाथ रख लंबी लंबी सांसें लेने लगा। पकड़ा जाता तो पता नहीं ये गुंडी क्या ही करती मेरे साथ। अचानक उसके दिमाग में आया कि अभी अभी शिखा मुस्कुराते हुए कॉल रिसीव करते हुए बालकनी में चली गई है। वो बालकनी के डोर पर लगे पर्दे को घूरते हुए बोला, ऐसा कौन है जिसे देखकर ये इंसानी राखचनी मुस्कुराते हुए बाहर चली गई। अबे यार मेरी लैंग्वेज को क्या हो रहा है, नहीं मैं ऐसे वर्ड नहीं बोल सकता। उसने हाँ में सिर हिलाया और एक लंबी सांस ली, पर दूसरे ही पल वो बोला, पर ये मेरे सामने बात करती तो क्या मैं इसकी बात सुन लेता। ऐसी कौन सी पर्सनल बात करनी होती है इससे, कहीं ये सुबह वाला मोस्ट इम्पोर्टेंट पसंद तो नहीं, कहीं इसका कोई बॉयफ्रेंड तो नहीं है। उसने अनुमान लगाते हुए कहा। पता लगाना होगा, रोहन को बोलता हूँ जल्द से जल्द इस बारे में सारी डिटेल्स निकाल कर दे मुझे। वो झट से उठकर वॉशरूम में चला गया। एपिसोड 23 ब्लास्ट ब्लैंकेट फाइट। एक छोटे से घर के बाहर शिवशेखर खड़े थे। उस घर के अंदर से कुछ आवाजें आ रही थी। तभी वहां राजेश आया और बोला, बॉस घर में सिर्फ वो और उसकी एक सुंदर गर्लफ्रेंड के अलावा और कोई नहीं है। शिवशेखर चांद को देखते हुए बोले, हर इंसान को अपने किए की सजा इसी जन्म में मिलती है, पर हर बार भगवान के ऊपर छोड़ने पर वो भी हमें छोड़ दिया करते हैं, वो भी उन्हीं की मदद करते हैं जो खुद की मदद किया करते हैं। राजेश को उनकी बातें समझ आ रही थी। उसके चेहरे पर गुस्सा आ चुका था, पर शिवशेखर का चेहरा बिल्कुल शांत था, उनके दिमाग की बात कोई नहीं जान सकता था। थोड़ी देर बाद उस घर से एक औरत निकली, उसके साथ ही एक आदमी भी निकला जिसकी उम्र 40-45 के आसपास लग रही थी। दोनों एक दूसरे से गले मिले, फिर वो औरत उस आदमी को बाय बोल अपने कार में बैठकर चली गई। उसके जाने के बाद वो आदमी वापस घर के अंदर चला गया। शिवशेखर और राजेश दोनों अपनी जगह से गायब हो गए। वो दोनों घर के अंदर उस आदमी के पास गए तो राजेश उस आदमी को शराब पीते देख बोला, पी ले जब तक जिंदा है तभी तक पी सकता है, मरने के बाद कहाँ पीने को नसीब होता है। उसने बुझे मन से कहा। शिवशेखर ने किचन में रखा गैस सिलेंडर को देखा तो उसमें से एलपीजी गैस धीरे धीरे लीक होने लगा। राजेश का पूरा ध्यान शराब के बोतल पर था, वो अपनी ललचाई नजरों से उसे देख रहा था।
नशे में होने की वजह से उस आदमी को गैस की स्मेल नहीं आ रही थी। जब उस आदमी ने अपनी सिगरेट जलाने के लिए अपनी लाइटर जलाई तो उसकी लाइटर जल नहीं रही थी। वो गुस्से से लाइटर को नीचे फेंक कर बोला, साली जल क्यों नहीं रही, अब माचिस से ही जलानी पड़ेगी, कहाँ रख दिया था मैंने। वो किचन में जाकर माचिस ढूंढने लगा। उसे स्लेव पर ही माचिस का डिब्बा दिखा। उसने अपने होठों में दबाई सिगरेट को जलाने के लिए। जैसे ही माचिस जलाई वैसे ही उसका घर ब्लास्ट हो गया। उस आदमी के चितरे उड़ चुके थे। राजेश ने अपनी आंखें बंद कर ली थी पर शिवशेखर ने एक पल के लिए भी अपनी पलकें नहीं झपकाई थी। शिखा कॉल कट कर रूम में आई तो देखा शिवम किसी से कॉल पर बात कर रहा है। शिवम ने उसे देख जल्दी से कॉल कट कर दिया। वो सोफे पर बैठकर बोला, फिर से मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन का कॉल था क्या? शिखा सोफे पर लेटकर बोली, हाँ, क्यों तुम्हें बात करनी थी क्या? शिवम सोफे से उठ उसके पास आते हुए बोला, नहीं मैं क्यों बात करूं तुम्हारे मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन से, तुम्हारा मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन है तुम ही करो। उसने मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन पर जोर देकर कहा, यहाँ आने की जरूरत नहीं है, जाकर सोफे पर सो जाओ, मैं यहाँ अकेली सोऊंगी। शिखा ने कहा तो शिवम झट से बोला, क्यों क्यों तुम अकेले सोऊंगी, किंग साइज बेड है, हम दोनों आराम से सो सकते हैं, और अगर तुम्हें प्रॉब्लम है तो तुम जाओ सोफे पर सोने, में तो यही सोऊंगा। वो जाकर बेड के दूसरे तरफ ब्लैंकेट से खुद को पूरी तरह कवर करके सो गया। शिखा ने उसे घूर कर देखा और लेट गई। उसने ब्लैंकेट को जोर से खींचा तो शिवम के ऊपर से पूरा ब्लैंकेट हट गया। शिवम उसके ऐसा करने से उठकर बैठ गया। उसके दिमाग में कुछ आइडिया आया और वो फिर से लेटकर ब्लैंकेट को जोर से अपने तरफ खींचा तो इस बार शिखा के ऊपर से ब्लैंकेट पूरा हट गया। शिखा उसे घूरते हुए बोली, तुम्हारे पास दूसरा ब्लैंकेट नहीं है क्या, जाकर अपने लिए दूसरा ले आओ। शिवम अच्छे से ब्लैंकेट ओढ़कर बोला, नहीं मेरे पास दूसरा नहीं है और ये मेरा फेवरेट है, मैं इसे ही ओढ़कर सोता हूँ, तुम्हें प्रॉब्लम है तो तुम बिना ब्लैंकेट के ही सो जाओ। शिखा का अब दिमाग गर्म होने लगा था। वो गुस्से में उबलते हुए बोली, दो मैंने कहा वरना पछताओगे। शिवम ब्लैंकेट के अंदर से ही बोला, ये धमकियां किसी और को देना, मैं नहीं डरता तुमसे, तुम अपनी नीली आंखों से शिवम भत्रा को डरा नहीं सकती हो, समझी। उसने जैसे ही अपनी बात खत्म की उसके अगले ही पल एक धम्मम की आवाज के साथ वो नीचे फर्श पर गिर पड़ा। शिखा ने उसे अपने दोनों हाथों से धक्का देकर नीचे गिरा दिया था। मुझसे बहस मत किया करो समझी तुम, शिखा ने गुस्से से कहा और उसके तरफ पीट करके लेट गई। शिवम को भी अब गुस्सा आने लगा था, उसे अपने बेक पर दर्द होने लगा था। उसने ब्लैंकेट को नीचे फेंका और गुस्से से बेड पर बैठकर उससे बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे शिवम भत्रा को धक्का देने की? शिखा अचानक से उठकर उसके करीब आकर बोली, हिम्मत कैसे हुई, ऐसे हुई। उसके फिर से उसे धक्का दे दिया जिससे वो एक बार फिर से नीचे गिर पड़ा। शिखा अब उसे नीचे गिरा देख हंसने लगी। शिवम को गुस्सा तो बहुत आ रहा था पर उसने उससे कुछ नहीं कहा और जाकर बेड पर एक बार फिर से लेट गया। उसके कुछ न बोलने पर शिखा को लगा कि कहीं उसके धक्का देने से उसे जोर से लग तो नहीं गई है। वो शिवम के कंधे पर टैप करते हुए बोली, क्या हुआ, कुछ कहा नहीं तुमने, चोट लग गई क्या तुम्हें? शिवम ने उसे कोई जवाब नहीं दिया, वो वैसे ही उसकी तरफ पीठ किए लेटा रहा। शिखा ने कभी किसी को मनाया नहीं था इसलिए उसे ये सब कुछ मालूम नहीं था, वो भी ब्लैंकेट ओढ़कर लेट गई। शिवम ने जब ब्लैंकेट के साथ दूसरी तरफ करवट बदली तो शिखा के ऊपर से ब्लैंकेट थोड़ा हट गया। उसे लगा जैसे शिवम ने ये जानबूझकर किया है, इसलिए उसने जोर से ब्लैंकेट खींचा। देखते ही देखते एक बार फिर से दोनों के बीच ब्लैंकेट फाइट स्टार्ट हो गई। ऐसे ही खींचातानी में जब शिवम ने जोर से ब्लैंकेट खींचा तो शिखा खुद को संभाल नहीं पाए और एकदम से उसके करीब आ गई। शिवम का दिल जोरों से धड़कने लगा, उसकी नजरें उसके लाल होठों पर ठहर गई। तब उसका एक हाथ अपने आप उसके होठों को छूने के लिए आगे बढ़ गए, उसे मालूम ही नहीं हुआ। एपिसोड 24, भारी भरकम साड़ी। शिवम के हाथ बस उसके लिप्स को छूने को ही थे कि उससे पहले शिखा ने उसे जोर से धक्का दिया और अपनी खतरनाक आंखों से घूरकर दूसरी तरफ मुंह कर लिया। शिवम उसके धकेलने से थोड़ा पीछे हो गया। उसे होश आया कि वो अभी अभी क्या करने जा रहा था। उसने दूसरी तरफ पीट कर लेट गया और अपनी आंखें बंद कर ली। अगली सुबह
शिखा नहा रही बाहर आई तभी शिवम भी जिम से आया। शिखा ने उसे पूरी तरह इग्नोर कर चेंज करने चली गई। शिवम भी वॉशरूम चला गया। थोड़ी देर बाद जब वो नहाकर बाहर आया तो देखा शिखा बेड पर बैठी उसे ही घूर रही थी। उसने जीन्स टॉप पहन रखा था। बालों का पोनीटेल किए बिना किसी मेकअप के वो हमेशा की तरह सिंपल थी। शिवम अपने बाल टॉवल से सुखाते हुए बोला, तुम यही पहनकर नीचे जाओगी क्या? शिखा उसे टॉट मारते हुए बोली, हाँ, और नहीं तो क्या। किसी ने कहा था कि बस एक दिन उसके दिए हुए कपड़े पहन लूं, फिर मैं अपनी मर्जी के कपड़े पहन सकती हूँ। शिवम उसकी बात सुन बोला, मुझे ताना देने की जरूरत नहीं है और बड़ी माँ ने जो कपड़े भेजवाए हैं उसे पहन लो, चाहो तो इसे पहनने के लिए और पैसे ले सकती हो। उसकी बात सुन शिखा के एक्सप्रेशन सख्त हो गए। वो खड़े होकर बोली, तुम्हें नहीं लगता है कि तुम कुछ ज्यादा बोल रहे हो? अमीर हो तो क्या पैसों से कुछ भी करवा लोगे? शिवम उसके बढ़ते गुस्से को देख आराम से बोला, देखो तुम गलत समझ रही हो, मेरा वो मतलब नहीं था। पर वह कुछ नहीं, तुम्हें पहले ही सारी बातें बतानी थी ना। साड़ी में मैं बहुत अनकंफर्टेबल फील करती हूँ, इसलिए मैं तो बिल्कुल भी नहीं पहनने वाली हूँ, शिखा साफ साफ मना करते हुए बोली। शिवम को समझ नहीं आ रहा था कि वो अब उसे कैसे कन्विंस करे। तभी उसके डोर पर नॉक हुआ। शिवम ने एक नजर शिखा को देखा, फिर जाकर डोर ओपन किया। डोर पर मीरा अपनी प्यारी सी स्माइल लिए खड़ी थी। वो एक्साइटेड होकर बोली, भाई क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? मुझे अपने हाथों से भाभी को तैयार करना है। मैं अपने साथ सारा सामान भी लाई हूँ। उसने अपने हाथ में पकड़े एक छोटे से बैग को दिखाते हुए कहा। शिवम उसकी बात सुन खुश हो गया। आखिर उसे अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जो मिल गया था। उसने एक नजर डोर के उस पार खड़ी शिखा को देखा, जो उसे ही देख उसे मना करने के इशारे कर रही थी। उसने उसे देख एक डेविल स्माइल दी और मीरा से नॉर्मल होकर बोला, हाँ मीरा अंदर आ जाओ, इनफैक्ट मैं तो तुम्हें बुलाने ही वाला था। तुम्हारी भाभी को साड़ी पहनने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है तो तुम उसे अच्छे से रेडी कर देना, ओके? मीरा अंदर आकर शिखा को देखते हुए बोली, टेंशन मत लो भाई, मैं भाभी को बहुत अच्छे से रेडी करूंगी। शिखा ने उसे देख उसे एक स्माइल पास की और शिवम को खा जाने वाली नजरों से देखने लगी। शिवम मुस्कुराते हुए बोला, मीरा तुम इसे रेडी करो, मैं स्टडी रूम में हूँ, ओके? वो शिखा को देख उसे चिढ़ाते हुए स्टडी रूम में चला गया। शिखा का मन उसका सिर फोड़ने को कर रहा था, पर अफसोस वो ऐसा कुछ कर नहीं सकती थी। मीरा शिखा के पास आकर बोली, भाभी आप तो ऐसे ही बहुत खूबसूरत हो, आपको मेकअप की कोई जरूरत ही नहीं है। शिखा ने उसकी बात सुन मुस्कुरा दी। मीरा उसे रेडी करने लगी। करीब आधे घंटे के बाद शिवम डोर के पास खड़ा होकर बोला, तुम रेडी हुई कि नहीं? कितना टाइम लगा रही हो रेडी होने में? शिखा ने देखा तो पाया शिवम दूसरी तरफ मुंह किए खड़ा था। वो बोली, हो गई हूँ मैं रेडी। ये सिंदूर की डिब्बी नहीं खुल रही है तो मैं क्या करूं? शिवम ने जब पलट कर देखा तो उसे देखता रह गया। शिखा ने रेड कलर की साड़ी पहनी थी, जिसमें छोटे मोती लगे हुए थे। उसने भर भर हाथ चूड़ी, गले में मंगलसूत्र पहन रखा था। शिखा उसे आवाज देते हुए बोली, अब इसे खोल भी दो, एक तो ये साड़ी है कि पत्थर, मुझे समझ नहीं आ रहा है, इतनी भारी साड़ी कौन पहनता था? उसकी आवाज सुन शिवम अपनी नजरें उस पर से हटाकर उसके पास जाते हुए बोला, लाओ मैं खोल दूं। उसने उसके हाथों से डिब्बी ली और खोलकर उसे दे दिया। शिवम मीरा को वहां न देखकर बोला, मीरा चली गई क्या? शिखा सिंदूर लगाते हुए बोली, हाँ उसकी फ्रेंड का कॉल आया था इसलिए वो चली गई। शिखा जब सिंदूर लगाकर पीछे मुड़ी तो उसे देख शिवम उसके पास जाकर उसके नाक पर लगे सिंदूर को साफ करते बोला, अच्छी लग रही हो। शिखा उसकी बात सुन मन ही मन मुस्कुराई, पर उसने अपनी खुशी जाहिर नहीं होने दी। वो बोली, मैं तो पैदा ही अच्छी हुई थी, हमेशा से ही मैं बहुत खूबसूरत रही हूँ, इसलिए तो मेरे इतने दीवाने थे। अपनी बात बोल वो रूम से बाहर निकल आई। वही शिवम अपनी आंखें छोटी कर बोला, पता नहीं मैं क्यों इसकी तारीफ कर इसे इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा था। ये इंसानी रिक्शनी भला कभी किसी से इम्प्रेस हो सकती है क्या है? वो भी अपना सिर हिलाते हुए रूम से बाहर निकल आया तो देखा शिखा अपनी भारी भरकम साड़ी को संभालते हुए धीरे धीरे चली जा रही है। पर सीढ़ियां आते ही उसके कदम वहीं रुक गए थे।
शिवम उसे देख धीरे से मुस्कुराया, फिर नीचे देखने लगा। जब उसने नीचे किसी को नहीं देखा तो जल्दी से शिखा के पास जाकर उसे अपने गोद में उठा लिया। शिखा उसे कसकर पकड़ते हुए बोली, क्या कर रहे हो? यहाँ से धकेलकर जान से मारने का इरादा है क्या? उसकी बात सुन शिवम का मुंह बन गया। कहा वो सुबह से उसे इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा था और कहा हर बार शिखा उसे अच्छे से सुना देती। शिवम ने उससे कुछ नहीं कहा। वो उसे लेकर नीचे आया और उसे सही से खड़ा कर सोफे की तरफ जाने लगा। तभी उसकी बड़ी माँ आकर शिखा से बोली, बड़ी बहू आज तुम्हारी पहली रसोई है, इसलिए आज का नाश्ता तुम बनाओगी। शिवम ने जैसे ही उनकी बात सुनी उसके कदम अपनी जगह पर ही जम गए। एपिसोड 25 दिमाग का दही मत करो, दफा हो। शिवम पीछे मुड़कर अपनी बड़ी माँ को एक नजर देख फिर शिखा को देखने लगा जो बिना किसी भाव के उसे ही घूर रही थी। उसके चेहरे से साफ झलक रहा था कि उसे खाना बनाना बिल्कुल नहीं आता है। बड़ी माँ किचन की तरफ इशारा करते हुए बोली, वो किचन है, जाओ और 1 घंटे में जो भी तुम बना सकती हो 15 लोगों के लिए बना लाओ। उनकी बात सुन पीछे खड़ी मीरा बोली, माँ भाभी अकेले 15 लोगों का खाना कैसे बना पाएगी, मैं इनकी हेल्प कर दूँ। बड़ी माँ बोली, नहीं, ये हमारा रिवाज है, पहली रसोई में बहुएं अकेली खाना बनाती हैं। तुम चलो मेरे साथ, हमें और भी तैयारियां करनी है। आज दोपहर को बहू की मुंह दिखाई है, बहुत सी औरतें हमारी बहू को देखने आने वाली है, इसलिए तुम खाना बनाकर रेडी हो जाना। अपनी बात बोल बड़ी माँ शिखा को देखने लगी। शिखा उन्हें खुद को देखता पाकर बोली, जी। वो शिवम को घूरकर किचन में चली गई। उसके जाने के बाद बड़ी माँ शिवम से बोली, बेटा तुम आज घर पर ही रुक जाओ, कल से ऑफिस चले जाना। शिवम उनकी बात मानते हुए बोला, जी बड़ी माँ, जैसा आप बोले। बड़ी माँ मीरा के साथ अपने रूम में चली गई। उनके जाते ही शिवम जल्दी से किचन में भागा। वहां जाकर उसने देखा कि शिखा अपना हाथ बांधे दरवाजे की तरफ ही देख रही है। शिवम उसके ऐसे देखने से अपनी थूक निगलते हुए बोला, तुम गुस्सा मत हो, मैं अभी कुछ करता हूँ। मुझे पता है तुम खाना नहीं बना सकती हो, तुम्हें कुकिंग नहीं आती है, तुम्हारे चेहरे से मालूम होता है। शिखा उसकी बात सुन उसके हाथ में कोबी पकड़ा कर बोली, अच्छा है कि तुम्हें पता है कि मुझे खाना बनाना नहीं आता, पर लगता है तुम खाना जरूर बना सकते हो, तो चलो जल्दी से खाना बना लो। शिवम कोबी वापस उसे देते हुए जल्दी से बोला, नहीं मुझे भी नहीं आता है खाना बनाने, पर गया तेल लेने, मेरे दिमाग का दही मत करो तुम। और शिखा बोल ही रही थी कि शिवम उसके मुंह को बंद कर उसे चुप कराते हुए बोला, शाहा चुप हो जाओ, इतना जोर से क्यों बोल रही हो, कोई सुन लेगा तो। तभी दोनों के कानों में किसी की खांसने की आवाज आई। दोनों ने एक दूसरे को देखा जैसे पूछ रहे हो, तुमने खांसा क्या? एक बार फिर से जब दोनों के कानों में खांसने की आवाज गई तब दोनों ने सिर घुमाकर उस तरफ देखा तो पाया एक 50 साल की मेड अपना सिर झुकाए खड़ी थी। शिवम उन्हें देख जल्दी से शिखा से दूर हो गया। वो मेड पानी लेकर वापस चली गई। उसके जाते ही शिवम बोला, देखो तुम घबराओ मत। मैं क्यों घबराओगी, तुम्हारे घर वाले डायनासोर थोड़े हैं कि मुझे उनसे डर लगेगा, वैसे तुम क्यों घबरा रहे हो, जाओ और जाकर सबको बता दो कि तुम्हारी 6 महीने की बीवी को सिर्फ हड्डियां तोड़ने और जोड़ने के अलावा और कुछ नहीं आता है। शिवम उसकी बात सुनकर बोला, मैं मेरे घर वालों को परेशान नहीं करना चाहता हूँ, अगर किसी को हमारी शादी का सच पता चल गया तो सब मुझसे नाराज होने के साथ परेशान भी हो जाएंगे। शिखा ने शिवम के पीछे देखा फिर बोली, अच्छा ठीक है अब तुम जाओ, मैं करती हूँ, कुछ तो कुछ बना ही लूंगी मैं। शिवम नाइफ उठाकर उसे स्टाइल से घुमाते हुए बोला, मैं करता हूँ न हेल्प। उसके हाथों से अचानक नाइफ छूटकर शिखा के पैरों के पास गिर गया। शिखा जल्दी से उछलकर पीछे हो गई, वरना आज उसकी पहली रसोई में उसके पैरों की ही बलि चढ़ जाती। वो उसे घूरते हुए बोली, तुम हेल्प कर रहे हो या मुझे ही निपटाने के फिराक में हो, तुम्हारे लक्षण ठीक नहीं दिख रहे मुझे, निकलो बाहर, जल्दी से दफा हो यहाँ से। वो उसे धकेलते हुए किचन के बाहर निकाल आई। शिवम बाहर आकर किचन को घूरते हुए बोला, मैं तो मदद ही कर रहा था, पर इसे मेरी कोई हेल्प नहीं चाहिए तो ठीक है ना, मैं भी अब कोई हेल्प नहीं करूंगा इसकी। शिखा अंदर आकर बोली, तो घूम लिया पूरा घर ससुर जी।
शिव शेखर तिरछा मुस्कुराते हुए बोले, तुम्हें खाना बनाने आता नहीं है तो कैसे बनाओगी, सोचा है कुछ? शिखा उन्हें देखते हुए बोली, हाँ बिल्कुल सोचा है, जो मेरी हेल्प करेगा वो मेरे सामने ही खड़े हैं, आप बताते जाओ मैं बनाते जाती हूँ। आपको कैसे पता कि बॉस को खाना बनाना आता है? ये बहुत अच्छा खाना बनाते हैं, मैं तो उंगलियां चाटता रह जाता था। पेट भर जाता था मेरा, पर मन नहीं भरता था, दिल चाहता था कि बस खाता रहूं खाता रहूं। राजेश अपने में ही खोया उन दिनों को याद कर शिव की तारीफ कर रहा था। शिव उसे घूरते हुए बोले, तुम यहाँ क्यों आए हो? ये टाइम तो तुम्हारा अपने बेटे के पास होने का है। राजेश ने उनकी बात सुन चिढ़ते हुए कहा, बॉस, छोटे बॉस आपके ही कार्बन कॉपी है, जैसे आपने मुझे कभी चैन से जीने नहीं दिया था वैसे ही आपका बेटा भी मेरे गधे बेटे को जीने नहीं देते हैं। शिखा उनकी बात सुन हंसने लगी। दोनों ने उसे देखा, तब राजेश को याद आया कि फ्लो में उसने अपनी सच्ची भावनाएं अपने खड़ूस बॉस के सामने बोल दी है। उसका चेहरा डर से पीला पड़ने लगा। शिखा हंसते हुए बोली, आप रोहन के पापा हो क्या? राजेश ने उसकी प्यारी सी आवाज सुनकर कहा, हाँ मैं ही उसका पापा हूँ। क्यों, उसके भी ज्यादा हैंडसम हूँ ना मैं, बहू रानी? उन्होंने अपनी तारीफ करते हुए कहा। शिखा मुस्कुराते हुए बोली, हाँ आप भी बहुत हैंडसम हो, पर मेरे ससुर जी से थोड़ा कम। ये तो घोस्ट बनने के बाद भी इतने झकास दिखते हैं कि मैं क्या ही बोलूं। इनके जवानी में तो बहुत सी लड़कियां नहीं बल्कि अब भी ऊपर कई लड़कियां फ्लैट हो गई होगी न इन पर। राजेश उसकी बात सुन मुस्कुराते हुए उसके पास जाकर बोला, हाँ पता है बहू रानी आपको, एक बार तो एक 21 साल की लड़की इनके पीछे पड़ गई थी, वो तो इनसे शादी करना चाहती थी। उस समय ये 39 के थे, पर तब भी ये सिर्फ सिस्टर के प्यार में पागल थे। शिखा सिस्टर सुनकर बोली, सिस्टर कौन, कही इनकी कोई गर्लफ्रेंड तो नहीं थी? राजेश जल्दी से बोले, हाँ इनकी गर्लफ्रेंड जो अब आपकी सासू माँ है, रिद्धिमा। वो मुझे भैया बोलती थी इसलिए मैं उसे सिस्टर बोलने लगा, और पता है इसी वजह से मैं अभी तक इनके साथ टिक पाया हूँ, वरना ये राक्षस मुझे कब का निकाल देता। या वो अपने सुर में ही बोले जा रहे थे कि शिखा ने उनके पीछे खड़े शिव की तरफ इशारा कर उन्हें देखने को कहा। राजेश को जैसे ही याद आया कि शिव पीछे ही खड़ा है, वो रोनी सूरत बनाकर बोले, गई भैंस पानी में। बाकी का नेक्स्ट एपिसोड हम लोग नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। अगर आप लोगों को स्टोरी थोड़ी सी भी अच्छी लगती हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर जरूर करें, ताकि हमको भी मोटिवेशन मिले लिखने का। थैंक यू।